हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग इससे पहले क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग वैसा चैप्टर लास्ट का 4 चैप्टर का डिस्कशन किए हैं जिससे लगभग में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग डेरिवेशंस कर चुके हैं, जस्ट अपलोड किया गया है, आप उस वीडियो को देख लें यदि नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम लोग को इसमें क्या क्या देखना है और समझना है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है, फिर टेलीस्कोप के बारे में देखना है। तो ध्यान रखना, दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर हाइजन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बारे में बात करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कंपेयर, ये थ्योरी वाला पार्ट है। ये कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसको कंपेयर करना है आपको। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। देखिए, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों एक तरह का है, लेकिन ये जो सब्सटेंस होता है फेरोमैग्नेटिक वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के द्वारा और ये फीबली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के द्वारा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक का ही स्पेशल केस है। जब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इसलिए दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो लगभग में सेम देखने को मिलेगा आपको। आगे देखिए, दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्ड फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फीबली है और ये स्ट्रांगली है। यही अंतर ये दोनों में देखने को आपको मिलेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, ये फीबली अट्रैक्टेड होगा। इसमें यदि हम बात करते हैं, इफ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, इट एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। का जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान रखना है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे तो उसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। इफ अ रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स में नॉर्थ और साउथ, इट्स एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सेम होगा, सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, मैग्नेट के द्वारा रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक, जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, क्वाइट फीबल मैग्नेटिज्म तो आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। किस केस में होगा, डायमैग्नेटिक के केस में होगा। इफ अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, इट्स एक्सिस बिकम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो चुका है। इस सब केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, एक्सिस भी उधर ही था, पैरेलल था। ठीक है, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर बताइए, किसी एक में पूछ सकता है। तो हम तीनों के बारे में यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरी के रूप में भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कैसे पूछा गया, कंपेयर द फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पर आपको डिफाइन करना है कि ये तीनों सब्सटेंस किस तरह से होता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसको जो परमिएबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 1 से, याद रखना है, म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक होगा तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन होगा, 1 से ज़्यादा तो होगा लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन होगा। और यहाँ पर डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, जो परमिएबिलिटी है वो 1 से कम होगा। ठीक, फेरोमैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी है जिसको हम लोग XM बोलते हैं, XM जो होगा वो बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। दे ऑल्सो फॉलो क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ फॉलो करेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका यदि हम ससेप्टिबिलिटी का बात करते हैं जिसको हम लोग XM से डिनोट करते हैं, ये बहुत ही छोटा होगा, पॉजिटिव तो होगा लेकिन छोटा होगा। स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं, देयर ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और किस तरह से डिपेंड करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसका ससेप्टिबिलिटी स्मॉल तो होगा लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देयर ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इसका ससेप्टिबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। यही केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब प्रेजेंस हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक अंतर के तौर पे हम लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना है, जनरल जब केस पूछेगा तब का बात किया जा रहा है, ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पर पूछेगा तब तो इसका आंसर यही होने वाला है। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बनेगा, परमानेंट मैग्नेट जो है वो बन चुका है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट जब तक हो रहेगा तभी तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए लिखा हुआ टेम्पररी मैग्नेटाइज्ड, और ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होगा। ये किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, ये हार्ड मटेरियल्स का बना हुआ होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी वैरिड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, करंट ज़्यादा करेंगे बढ़ जाएगा, कम करेंगे घट जाएगा। यही तो का यूज करते हैं हम लोग भारी भारी सामान उठाने में। और यहाँ पर जो इसका स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसको हम लोग वैरी नहीं कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट है, एक बार जैसा है वैसा ही हमेशा रहने वाला है। द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी अल्टर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोल्स होता है वो क्या कर सकते हैं? अल्टर्ड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन चेंज कर दिया करंट का तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ जो पोल्स होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ पोल होगा वो साउथ पोल ही रहेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ टेम्पररी मैग्नेट का, जैसे एक सोलेनॉइड वाउंडेड अक्रॉस ए नेल एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी। नेल के अक्रॉस में उसको बाउंड किया गया है, घुमा के रख दिया गया है और उस पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। परमानेंट क्या एग्जाम्पल? एक बार मैग्नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बार मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि दो करंट कैरिंग वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके बीच में फोर्स कितना होता है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फोर्स को डिफाइन कीजिए या फिर 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से भी 1 एम्पियर को क्या किया जा सकता है? डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यदि करंट का डायरेक्शन, दो वायर के बीच में करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहता है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है। यदि मान लीजिए पूछा तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। अब इसको एक्सप्रेशंस के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक समझेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली उसी तरह से हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना है? I1 दिया हुआ है। एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना दिया हुआ है? I2 दिया हुआ है। ये जो वायर है इसका नाम लिखते हैं AB, इनफाइनाइट लेंथ का है, आगे भी मूव कर सकता है। ठीक है, सेम उसी तरह एक वायर लिए हम लोग जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो करंट कैरिंग वायर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर जो लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड वो क्या लिखे हैं? B1। क्या लिखे हम लोग? B1। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ 1 के कारण, वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ? इनवर्ड। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? इनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पर, अंदर की ओर। ठीक, कहाँ प्रोड्यूस हुआ? अंदर की ओर। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फोर्स का। किसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? फोर्स का। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 2 पर, ड्यू टू किसके कारण? वायर 1 के कारण। ठीक है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है? μ0I/2πr। μ0I अपन क्या होता है? 2πr होता है। तो μ0I/2πr होगा। तो यहाँ पर जो करंट था 1 के कारण, तो μ0I1 डिवाइडेड बाय 2πr होगा। सेम इसी तरह जब हम बात करते हैं तो करंट जब फ्लो कर रहा हो तो इधर जब हम कैलकुलेट करेंगे CD के कारण, किसके कारण? CD के कारण। ध्यान दीजिएगा, तो इसके ऑपोजिट साइड में इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा आउटवर्ड। क्या आएगा? आउटवर्ड। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम 2 के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही होगा μ0I/2πr। सिर्फ अंतर क्या होगा? I की जगह क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग दूसरा अरेंजमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन 2/1 या फिर फोर्स ऑन 1/2 पर यूनिट लेंथ। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा जब हम पर यूनिट लेंथ कर देंगे। तो अब क्या लिखना है, इसी को डिराइव करना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, बोथ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड अदर करंट कंडक्टर एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। अब सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो किस तरह से करेगा उसी को डिफाइन करना है। यहाँ पर देखिए, जो सेकेंड वायर है मेरे पास, कौन सा वायर है? सेकेंड वायर, जिसका नाम है I2, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। उसको हम लोग क्या किए हैं? मैग्नेटिक फील्ड के 1 में रखे हैं। सो वायर 2 एक्सपीरियंस फोर्स F = IBL sin थीटा। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है होता है, क्या होता है? IBL sin थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रख लिए हम लोग, IBL sin थीटा। अब सोचिए, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वायर 2 एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके कारण? वायर 1 के कारण। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर 1 के कारण होगा। किसके कारण होगा? वायर 1 के कारण। और जो करंट है वो तुम्हारा 2 के कारण तो होगा ही। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 पे कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू I2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण होगा, और साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल यदि गौर करते हैं तो एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देख लीजिए, यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। डायग्राम एक बार फिर से दिखा देते हैं। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इधर हम लोग के पास इस फोर्स का वैल्यू है, ये हम लोग के पास B है, और ये आपका लेंथ है। इधर सोचिए, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर, साइन 90 डिग्री,
कितना हो गया साइन 90 डिग्री। तो I2 B1L हो गया। तो देखिए B1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया था म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई आर था, तो उसके जगह पर म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई आर रखते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो फोर्स का वैल्यू हो गया खत्म। यहाँ पर यूनिट लेंथ चाहिए तो इस लेंथ को क्या भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो F21 डिवाइडेड बाई 1 आएगा हम लोग के पास, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। याद रखने के लिए सिंपली फॉर्मूला याद रख लेना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ MCQ में काम आता है या फिर न्यूमेरिकल से जब पूछता है तो काम आता है, उसमें याद रख लीजिएगा बढ़िया से। म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई आर आपको दो को करंट दे देगा, मतलब बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो I1 I2 दे देगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा। पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा वायर 2 के कारण ड्यू टू वायर 1। यही आंसर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1 ड्यू टू वायर 2 के कारण होगा। ठीक है, फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों सेम हो जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय वायर 2 के कारण करना है। तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 2 के कारण लेंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर V2 का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रख लेना है, ये फार्मूला कंफर्म इससे न्यूमेरिकल्स पूछेगा। ठीक है, यदि पूछना होगा तो, नहीं तो डेरिवेशन है आपके पास। अब यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन किया जाता है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने पूछ देगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन CBSE में तो कंफर्म पूछा जाता है यदि हम बात करते हैं तो I1 और I2 को यदि हम 1 एम्पियर ले लेते हैं और रेडियस मेरा 1 मीटर है, रेडियस मेरा कितना है 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई जो होता है वो कितना होता है 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 रख दिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो यहीं से एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर का करंट वैसा करंट होता है जब हम उसको आयनिक वायर के फॉर्म में पैरेलली रखते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर। कितना मीटर डिस्टेंस लिया 1 मीटर, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस करता है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। 1 ampere is that current which when flows in two parallel infinite wires kept at 1 meter apart produces a force of attraction per unit length between them of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर हुआ आपका ये क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है, कोई भी जो छोटा चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाना, मतलब उसका इमेज अच्छा से बनाना जिससे कि हम अच्छे से उसको देख सकें। फॉर मच लार्जर एप्लीकेशन मैग्निफिकेशन वी यूज 2 lenses, 1 lens कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब एक जो लेंस है दूसरा के इफेक्ट को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह का लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, आई पीस जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है तो जिधर से देख रहे होंगे वो आंख के पास में होगा। द लेंस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। कैसा इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, विच सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरा लेंस के लिए जो आई पीस है मेरे पास। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसके बारे में, आई पीस लेंस के बारे में, इट इज फंक्शन लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। आई पीस लेंस को कुछ और तरह से ट्रीट नहीं करना है, सिंपली समझ लेना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहा है। एंड प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज विच इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। याद रखना है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है, यहाँ पे क्या था, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड था। याद रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशंस पे बात करते हैं हम लोग कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जब हम लोग समझेंगे तो पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोले थे हम लोग स्टार्टिंग में, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और जो आई पीस होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है और जो आई पीस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और आई पीस किसके जैसा बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। याद रखना है, आई पीस किसके जैसा बिहेव करने वाला है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। अब होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब ए बी कोई ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए,
ई पास होगा कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से। तो देखिए पहले तो इस लेंस से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव था तो यू नॉट ले लिए, कितना ले लिए, यू नॉट। इसका जो हाइट है वो क्या है, एच ओ है, इसका जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, एच ओ है। अब इधर से हम रे पास करेंगे, डायग्राम ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, क्या करने वाले हैं, रे पास करने वाले हैं। अब रे पास करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना है, देखिए इस रे को हम पास किए, एक बार पास हुआ, कहाँ से पास हुआ, एक पैरेलली पास हुआ तो फोकस से पास होगा, ठीक। दूसरा जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो डायरेक्टली पास हो जाएगा। अब वो मीट करेगा, जहाँ मीट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, वहीं पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, ठीक। तो वहाँ पे इमेज हम लोग का बन गया। तो देखिए बी यहाँ पे था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, और इधर ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक। अब ये इमेज बन गया। अब इमेज बन गया तो अब हम लोग के पास सामने क्या लगा हुआ है, तो सामने हम लोग के पास लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब आईपीस लगा हुआ है, एक और लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ से भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम वही चीज़ देखेंगे तो एक रे गया, ठीक, अब ये बाहर चल गया, ठीक। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, देखिए पैरेलली गया तो इस तरह से, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, दूसरा रे किससे पास हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधा निकल जाएगा। अब इस रे को आप देख सकते हैं तो कभी मीट होता हुआ नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि ये हो जाएगा डाइवर्जिंग रेज, क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग रेज। अब इसी रेस को जब हम लोग पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका मतलब यहाँ पर आपका बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट बोलते हैं गलती से, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर आपका बन गया इमेज, तो यहाँ पर हो गया आपका बी डबल डैश, यहाँ पर हो गया ए डबल डैश हो गया आपका। इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ। आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना था इस तरह से, और बीच में जो लाइन ड्रॉ था वो था इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर था, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर था। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इधर से हम लोग क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, इधर से क्या कर रहे होंगे हम लोग, देख रहे होंगे। तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे होते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उस एंगल को जब हम मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बीटा, कितना ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, ठीक। बीटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे, आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक। आप डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा, डायग्राम हो गया आपका, डायग्राम को अच्छा से समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ से पास करेंगे रे, यदि पैरेलली जा रहा होगा तो फोकस से पास होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा होगा तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन बीटा कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, और टेन अल्फा कितना होगा। अब अल्फा के बारे में बात करते हैं, तो अल्फा हमेशा क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस पर हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डिस्टेंस होता है, माइक्रोस्कोप में याद रखना है, जो टेन अल्फा होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग के पास जो ऑब्जेक्ट था वो कितना एंगल बना रहा था जब हम उसको डी डिस्टेंस पर रखे थे, तो उस एंगल को जो हम लोग बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ से जो टेन अल्फा होगा हम लोगों के पास वो कितना आ जाएगा, पी बाई बी, मतलब एच नॉट बाय डी। और अल्फा यदि बहुत छोटा हुआ तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा, और यदि अल्फा लिख दिए तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ गया एच नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक। अब हम लोग बीटा वाला केस में आते हैं। तो देखिए बीटा वाला को ध्यान से देख लीजिए, पहले ये ट्रायंगल बन रहा है हम लोग के पास, ट्रायंगल का कलर हम चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कलर हम यूज कर रहे हैं वो ब्लैक पे यूज कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है इसको हम लोग अलग कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा। टेन बीटा क्या आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसके लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम O1 मान लिए इसको, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली ओ रहने दिए। तो ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। ट्रायंगल का जो नाम है वो लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल का जो नाम है वो हम लोग के पास है ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। हमको क्या चाहिए, टेन बीटा चाहिए। तो टेन बीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो पी कितना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, ठीक। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई पीस के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आई पीस के लिए क्या लिख दिए, यू लिखते हैं, तो यू ई लिख दिए। अब बीटा यदि बहुत छोटा हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा को नियरली क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई हो जाएगा। टेन अल्फा हो गया और टेन बीटा हो गया। अब आता है मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका हम लोग के पास लेंस के लिए वो क्या है, वी बाय यू, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिए, पहला जो केस था हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यदि हम बात करेंगे तो जो मैग्नीफिकेशन होगा एम नॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, ऑब्जेक्टिव वी नॉट, यहाँ से यहाँ तक जो इमेज का डिस्टेंस बना ये क्या है मेरे पास, वी नॉट ही है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो बन रहा है हम लोग के पास वो देखिए, ये जो यू नॉट है वो
इसके ऑपोजिट साइड में है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, यू नॉट लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, यू नॉट। इमेज का डायरेक्शन मतलब इमेज का हाइट जो होगा वो उल्टा बना हुआ है, देखिए यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, तो माइनस ए डैश बी डैश लिखना पड़ेगा साइन के साथ, डिवाइडेड बाय, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ए बी जो मान लिए थे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिए थे, यहाँ तो माइनस और माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए डैश बी डैश होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश बराबर आ जाएगा आपके पास, ए डैश बी डैश जो होगा वो वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट इंटू एच नॉट के बराबर आ जाएगा। देखिए वी नॉट और एच नॉट आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बराबर का साइन था, यू नॉट डिवाइडेड में चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि बीटा जो था वो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई के बराबर था। किसके बराबर था, बीटा जो था वो किसके बराबर था, ध्यान में रखना है, यू ई के बराबर था। ठीक, अब यदि यू ई के बराबर था तो यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए, तो बीटा बराबर है मेरे पास ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई, और ए डैश बी डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया, वी नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, ऊपर में लिखा ही है, और साथ साथ में आपके पास कितना आ गया, नीचे में ही यू ई, ये हो गया बीटा का। अब एक्चुअली में जो मैग्निफिकेशन होता है मेरा वो क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ध्यान देना है, फिर से एक बार समझा देंगे हम इसको, एक बार रिकैप कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, बीटा बाय अल्फा होता है। कितना होता है, बीटा बाय अल्फा। अब बीटा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपके पास बचा वी नॉट बाय यू नॉट और डी बाय यू ई। अब इसको याद रखने का तरीका गौर कीजिए, वी बाय यू लिखा हुआ है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्टिव, और ये डी बाई यू ई लिखा हुआ है, ये मैग्निफिकेशन है किसका, आई पीस का। किसका है, आई पीस का। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होता है वो सिंपली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आई पीस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब ये यहाँ से दो केस पूछा जाता है बेसिकली, यदि हम बात करते हैं तो एक केस पूछा जाता है जनरली, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो डी पर बन रहा है। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही केस पूछा जाता है। तो फाइनल इमेज यदि आपका डी पर बन रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि जो भी है वो कितना है, माइनस डी है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या हम लोग 1 बाई वी बराबर 1 बाई वी बराबर 1 बाई मतलब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या है, 1 बाई एफ। ठीक, उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग का डायरेक्टली जो मैग्निफिकेशन आता है वो कितना आता है, वो याद रखना है, वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये डायरेक्टली याद रख लेना है हम लोगों को, कितना आएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक, यदि आई पीस को रिलैक्स करने के लिए पूछा जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहला केस था कि फाइनल इमेज जब डी पर बनता है तो कितना मैग्निफिकेशन होता है। दूसरा पूछता है कि फाइनल इमेज यदि इनफाइनाइट पर बनता है, ध्यान रखिएगा, फाइनल इमेज यदि इनफाइनाइट पर बनता है, फाइनल इमेज यदि आपका इनफाइनाइट पर बनता है तो क्या होगा केस। तो फाइनल इमेज यदि इनफाइनाइट पर बनेगा तो ध्यान रखना है कि जो भी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा सिंपली। वहाँ पर क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई था। तो ये याद रखना है आपको, इस तरह से ये कंपाउंड जो आपका क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप था वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं गया, फॉर्मूला लगाया गया है 1 बाय वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ का। कंफ्यूज नहीं हो गया कैसे आ गया, ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करने का जरूरत है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म। अब देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किए, एक ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्टिव से उसका इमेज बनाए, तो उसका इमेज जो था वही आई पीस के लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, फिर उसका जब इमेज बनाए तो इनलार्ज हो गया। तो देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, लेकिन वर्चुअल हो गया, मैग्नीफाइड हो गया और वर्चुअल हो गया, यही लास्ट में लिखा था। यहाँ पर क्या था, रियल था, क्योंकि देखिए इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रे है वो डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्ज कर रहा है, कभी मीट नहीं करेगा। और यहाँ पर जो इमेज बना वो मतलब परफेक्ट क्यों बता रहे हैं हम लोग, परफेक्ट का नहीं मतलब रियल क्यों है, क्योंकि वहाँ रियली मीट हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग टेन अल्फा जानते हैं, तो टेन अल्फा फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं हम लोग, टेन अल्फा किसके लिए बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हम लोग टेन बीटा कैलकुलेट किया, तो टेन बीटा कैलकुलेट किया तो ए डैश बी डैश आ गया, ए डैश बी डैश निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किए, अब ए डैश बी डैश आ गया तो बीटा भी निकल गया हम लोग के पास। जब अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं दोनों को डिवाइड करके, तो बीटा को अल्फा से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो हम लोग के पास मैग्निफिकेशन आ जाता है m बराबर एम नॉट एम ई। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यदि d पर होगा तो कितना मैग्निफिकेशन होगा, और इनफाइनाइट पर होगा इमेज तो कितना मैग्निफिकेशन होगा। यदि d पर हुआ तो फॉर्मूला है वी नॉट यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, और यदि यही चीज़
इनफाइनाइट पर हुआ तो सिंपली क्या हो जाएगा, डी बाई एफ ई होगा। मतलब एक्स्ट्रा क्या है, यदि याद करने की कोशिश कीजिए तो 1 प्लस एक्स्ट्रा है जब डी पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसी तरह हम लोग के पास है टेलीस्कोप। ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोप के जगह पर क्या है, टेलीस्कोप। इसी तरह टेलीस्कोप का बारे में हम लोग बात करेंगे। टेलीस्कोप क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टेलीस्कोप क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है, दूर का चीज़ को देखने में हेल्प करता है। अब क्या बात करता है कि क्या है दूर का चीज़, टेलीस्कोप क्या दूर का चीज़ को पास ला देता है, तो दूर का चीज़ को हम लोग को पास में लाकर ये दिखाता है। दूर का चीज़ वहीं रहता है, सिर्फ उसका इमेज जो बन रहा है उसको पास में लाकर जूम करके दिखाता है। हम कोई भी चीज़ दूर का चीज़ देखते हैं ना तो छोटा दिखता है। तो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार, प्लेनेट, ये सब देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पहले कैसे निकालते हैं, तो बीटा बाय अल्फा यहाँ पर भी होता है, लेकिन ध्यान रखना है बीटा विजुअल इमेज मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज है, और जो अल्फा है वो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये जान गए। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए होता है, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आई पीस होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है और अपर्चर भी उसका ज़्यादा होता है आई पीस के कंपेरिजन में। वहाँ उल्टा था, वहाँ क्या था, आई पीस बड़ा था और ऑब्जेक्टिव छोटा था, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है, आई पीस को छोटा किया गया, ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्यों बनाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाने का कारण ये है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, दूर में है। तो वहाँ से जब रे आएगा तो अच्छा से आएगा, उसको कलेक्ट अच्छे से कर पाएगा, तो अच्छा से उसका मतलब इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन की ओर जाते हैं कि किस तरह से हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप बनाइए ऑब्जेक्टिव, क्या बना दिए हम लोग, सबसे पहले बना दिए ऑब्जेक्टिव, फिर एक बना दिया हम लोग आई पीस। ध्यान रखना आई पीस क्या बनाना है, छोटा बनाना है, ठीक है। अब इसका दोनों का क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर, छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ध्यान रखना है कि जो इमेज है एग्जैक्ट उसी तरह से परफेक्टली ड्रॉ किया गया, ठीक है। बनाना है आपको बीचों बीच बनाना है, इस तरह से बनाना है, एक इस तरह से बना दिए और एक इस तरह से बना दिए, छोटा एकदम बीचों बीच, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा रे आएगा, इनफाइनाइट से आ रहा है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से था तो सीधा निकल गया। पैरेलल जब भी आता है तो ये लोग सब एक जगह पर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा था तो उसका यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो एक का नाम लिख दिए ए डैश और एक का नाम लिख दिए बी डैश, हो गया, ठीक है। एक का नाम क्या लिखते हैं ए डैश और एक का नाम हो गया बी डैश। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इमेज समझने में ही जो डाउट दिक्कत होगा वही होगा, एक बार इमेज समझ गए तो बस उसको सिर्फ ड्रॉ कर देना है, आपका किसी भी तरह कोई गलती नहीं होने वाला है। अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अल्फा। तो ये यदि अल्फा होगा तो यहाँ पे गौर कीजिए ये वाला जो वैल्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब ये इमेज जो बना जिसको हम लोग ए डैश बी डैश बोले हैं, अब ये इमेज बनाने का काम करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस के लिए, और आई पीस हमको इमेज बनाकर देगा। आई पीस कैसे इमेज बनाएगा, देखिए इसको पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा निकल जाएगा यहाँ से, तो देखिए सीधा निकल गया। आई पीस के पैरेलली मतलब फोकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो लगेगा कि मूव कर रहा होगा, और इधर हम क्या रखे हैं, अपना आई रखे हैं जहाँ से हमको क्या करना है, देखना है। तो ये एक्चुअली में तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, जब हम इसको पीछे लेके आएंगे तो ये हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब इमेज यहाँ पर मिल रहा होगा। अब यदि यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको एक इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा, इसका नाम हम ए डबल डैश और बी डबल डैश रख दे रहे हैं, ठीक। ये हो गया बस। अब ये स्टार्टिंग में जो एंगल बना वो अल्फा, और जो इमेज जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। बस यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन निकालना है, बीटा बाय अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं हम। तो फोकल लेंथ पहले ही बोल दिए हैं, फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा किसका, ऑब्जेक्टिव का, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, लार्ज फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। तो 10 अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। तो 10 अल्फा देखिए इधर से अल्फा कैलकुलेट करना मुश्किल था, तो हम लोग ये बोले अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ से यहाँ। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और इसका फोकल लेंथ जो था यहाँ से यहाँ तक वो कितना था, एफ नॉट। इमेज जो बनेगा वो फोकल लेंथ के प्लेन में बनेगा। तो 10 अल्फा हो गया हम लोग के पास। 10 अल्फा कितना हो गया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ नॉट। अल्फा यदि बहुत स्मॉल हुआ तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं डायरेक्टली। मतलब 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, 10 अल्फा को नियरली लिख सकते हैं अल्फा लिख सकते हैं। सेम इसी तरह बीटा कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 10 बीटा क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए पहले इमेज में, देखिए इमेज में जो होगा 10 बीटा,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ए डैश बी डैश तो होगा ही होगा। तो टेन बीटा हो गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई। बीटा यदि स्मॉल होगा तो टेन बीटा नियरली बीटा हो जाएगा और ये भी ए डैश बी डैश बाय यू ई हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय अल्फा होता है। तो जब बीटा बाय अल्फा करेंगे तो ए डैश बी डैश जो होगा वो क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए बीटा बाय अल्फा जब किए तो ए डैश बी डैश कट गया तो मैग्निफिकेशन आ गया F4 डिवाइडेड बाय यू ई। ये याद रखना है आपको, मैग्निफिकेशन आ गया किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब यहाँ पर भी इसका भी कितना केस होगा, 2 केस होगा और दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम उसका वैल्यू याद रख लेंगे क्योंकि उतना डेरिवेशन लिखने का जरूरत नहीं है हम लोग को। जब हम लोग को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए होता है, मैक्सिमम एम चाहिए होता है, तो इमेज जो फॉर्म्ड होता है आई पीस के द्वारा वो डी पर होता है। इमेज जो फॉर्म्ड होता है आई पीस के द्वारा वो कहाँ पर होता है, डी पर होता है। इमेज इज एट डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, v बराबर मतलब जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज जो डिस्टेंस है v बराबर वी हो गया बराबर माइनस डी हो गया। ठीक है, u बराबर माइनस यू और f बराबर एफ ई। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको लास्ट वाला स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, एफ नॉट 1/FE प्लस 1/d। आपको ज़्यादा क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि जब इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा तो क्या होगा, जब नॉर्मल आई के केस में इमेज कहाँ रखने पर सही बनेगा, कहाँ पर रखना है, इनफाइनाइट पर। मतलब आई क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आई क्या हो जाए, रिलैक्स। सेम इनफाइनाइट पर रख दिए, बाकी तो फार्मूला सेम है। तो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग का फार्मूला था m बराबर FO बाय यू ई, तो 1/UE का वैल्यू है 1/FE के बराबर। देख लीजिए 1/UE का वैल्यू है FE के बराबर, मतलब UE जो है FE के बराबर है। तो ये जो फार्मूला है वो हो गया F4 डिवाइडेड बाय FE। अब यहाँ पर क्या पूछता है, लेंथ पूछ देता है टेलीस्कोप का। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे भी कोई इसी तरह का पूछे कि लेंथ कितना है टेलीस्कोप का, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेना है, कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेना है, उसके बाद जोड़ देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था F4, यहाँ से यहाँ तक क्या था F मतलब UE, तो यहाँ पे FO प्लस UE होगा और हमको पता है UE जो है FE के बराबर होगा जब इनफाइनाइट का केस बात करेंगे। तो यहाँ से जो आपका इमेज टेलीस्कोप का जो लेंथ होगा वो होगा FO प्लस FE का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। ये ध्यान रखना, और अधिकतर टाइम में यही चीज़ पूछा जाता है। सेम इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी पूछ सकता है कि लेंथ कितना होगा। तो ध्यान देना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यदि लेंथ पूछे कि कितना होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो किसको किसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो लेंथ होगा इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा V0 प्लस UE। मतलब जो लेंथ होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज डिस्टेंस है प्लस आई पीस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि टेलीस्कोप में कि हम लोग ये जो टेलीस्कोप था इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का कुछ डिमेरिट्स हैं जिसके कारण हम लोग को बाद में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना पड़ता है। ऐसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो उसके बारे में सिर्फ थ्योरी जानना है, लेकिन मेनली ये है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो कलेक्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्ट कर लेता है, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या बनाते हैं हम लोग, बड़ा बनाते हैं। अब सोचिए ऑब्जेक्टिव लेंस को यदि बड़ा बना देंगे तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए स्टार्टिंग से जितना भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं ऑप्टिक्स में, हम लोग बोलते हैं कि जो मतलब लेंस लिया गया है वो बहुत थीन है। अब सोचिए यदि हम थिक लेने लगेंगे, बड़ा लेने लगेंगे अपर्चर, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा मैन्युफैक्चर करने में प्रॉब्लम होगा, तो महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। और यदि ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो उसको मैकेनिकली हम रख नहीं पाएंगे, मैकेनिकली उसको रखने में प्रॉब्लम होगा, किस तरह से रखेंगे हम लोग। उसके बाद यदि और बात करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, 2 तरह का एबरेशंस होता है, एक होता है स्पेरिकल एबरेशंस और दूसरा होता है क्रोमेटिक एबरेशंस। सर ये एबरेशंस क्या होता है, तो शेप के कारण ये देखने को मिलेगा, जो लेंस और मिरर में दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन क्रोमेटिक एबरेशंस सिर्फ और सिर्फ लेंस में देखने को मिलेगा। क्रोमेटिक मतलब कलर के कारण, क्या कलर उसमें जाएगा तो चेंजेस होगा, कुछ बिहेवियर शो करेगा चेंजेस का, वहाँ चेंज करेगा, तो ये देखने को मिलेगा क्रोमेटिक एबरेशंस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, इसीलिए बाद में क्या आता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आता है। सिर्फ याद रख लीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है तो सिंपली ये वाला आप बता सकते हैं कि ये तो बेनिफिट मिलता है टेलीस्कोप। ठीक है, तो आपका माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंप्लीट हो चुका है। अब वेव ऑप्टिक्स में यदि हम बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में आता है आपके पास हाइजेन प्रिंसिपल्स को प्रूफ करने। हाइजेन प्रिंसिपल्स को अब हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं और उसको समझते हैं। हाइजेन प्रिंसिपल का एक आता है रिफ्लेक्शन और एक आता है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन का। किसका बात करते हैं? रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल किसका यूज करते हुए? हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो सबसे पहले एक सरफेस बनाइए ताकि आसानी से हमको समझने में किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सरफेस बना लिए। अब क्या होता है? इंसिडेंट रे। पहले ध्यान में रखिए कि हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रहेंगे, उस मीडियम को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो आपको बनाना पड़ेगा रे। दो तरह का इंसिडेंट रे बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक है इंसिडेंट रे जो यहाँ पे फॉल किया। अब इंसिडेंट रे जब भी बनाए तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपको क्या बनाना है? एक सरफेस बनाना है। मतलब वहाँ पर आप बनाएंगे वेव फ्रंट, सरफेस का यूज करते हुए। तो इसके परपेंडिकुलर एक क्या होता है? वेव फ्रंट होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? वेव फ्रंट होता है, जिसका हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं ए बी। क्या लिखें? ए बी। ठीक। सेम उसी तरह एक दूसरा वेव आते हुए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दूसरा वेव आते हुए हम लोग ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट रे आया इधर से, क्या है? इंसिडेंट रे आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या बनाए हैं? एक वेव फ्रंट बना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब जिस तरह हम लोग किस में करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में करते हैं, सेम उसी तरह से ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। ठीक, क्या होगा? यहाँ से गया, ठीक, ई भी आया और ई भी चला गया। तो जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। लेकिन हमको काम किसका है? वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट यहाँ पर भी बनेगा, जो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से बनाना है कि वेव फ्रंट इसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब हम लोग को पता है कि जब इंसिडेंट रे आता है तो एंगल कितना बनाता है? आई। तो उतना ज़्यादा एंगल बनाने का जरूरत नहीं है, सिंपली जो एंगल बोल रहे हैं वो बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा गिजर मिजर भी देखने में लगेगा। मतलब साफ साफ दिखना चाहिए। तो आपको याद क्या रखना है? जैसे हम लोग के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, नॉर्मल के साथ एंगल लेते थे हम लोग उसका। किसके साथ लेते थे? नॉर्मल के साथ एंगल लेते थे। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जो एंगल लेना है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको एंगल लेना है कि जो वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, उसके बीच का एंगल। तो सरफेस के साथ, तो सरफेस के साथ ये एंगल बनाया आई और ये सरफेस के साथ एंगल बनाया आर। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक। अरे सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि ए बी जो था वो इंसिडेंट वेव फ्रंट था और सी डी जो था वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। ये क्या था? इंसिडेंट वेव फ्रंट लिखना है यहाँ पे। ए बी जो था वो इंसिडेंट वेव फ्रंट था और सी डी जो था वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। ऐसा वेव फ्रंट था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। ठीक। अब यहाँ पर जब हम गौर करते हैं तो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। देखिए हम ग्रीन करते हैं अब उस ट्रायंगल को, ए बी सी एक ट्रायंगल दिखा था आपको, इसको हम बाहर कर लिए। देखिए ए बी सी, इस ट्रायंगल को हम क्या कर लिए? बाहर कर दिए। यहाँ पे एंगल आई था, ये दोनों आपस में एंगल 90 डिग्री बना रहा था। ठीक। अब उसी तरह एक दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ से बाहर करते हैं जिसका नाम दिख रहा होगा आपको, देखिए सी डी ए सी डी, एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए जो एंगल बना है वो कितना बना है? आर बना है। ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर बोलते हैं, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, आर एच एस से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो राइट एंगल हुआ। बोले हाँ हुआ। ए सी जो है दोनों में कॉमन है और ए सी जो है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। ए सी जो है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, ये सब उतना करने का जरूरत नहीं है, मैथ्स का पार्ट है ये। अब हमको एक और साइड चाहिए, एक और साइड चाहिए। तो यहाँ पर सर आपका कहने का मतलब है कि ये जो साइड दिख रहा है यहाँ पर बी सी और यहाँ जो ए डी दिख रहा है, क्या दोनों सेम होगा? बोलेंगे हाँ सेम होगा। क्यों सेम होगा सर? क्योंकि सोचिए दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और दोनों रे है और वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के द्वारा टी टाइम में जो ट्रेवल होगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों सेम है तो दोनों का स्पीड सेम होगा, तो v इंटू टी ई भी ट्रेवल करेगा और उसी समय ई भी कितना ट्रेवल करेगा? v इंटू टी ही ट्रेवल करेगा। इधर से रे आया, यहाँ से यहाँ तक गया, ए से डी तक। उधर से रे आया और कहाँ तक गया? इधर से रे आया और यहाँ से यहाँ तक गया, बी से सी तक। तो सर दोनों तो सेम ट्रेवल करेगा ना, तो वी टी और वी टी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल हो गया कन्ग्रुएंट, और कन्ग्रुएंट किससे हुआ? आर एच एस से। यदि आर एच एस से कन्ग्रुएंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है उस सी पी सी टी का यूज करके दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया सी पी सी टी से। अब सी पी सी टी से यदि दोनों बराबर हो जाता है तो आप यहाँ पे बताइए सर कि वेव फ्रंट तो हो गया,
अब जो दूसरा लॉ है हम लोग के पास, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना था, तो क्या बोलता था, सेम प्लेन में होगा। तो यहाँ पर देखिए सब जितना भी दिख रहा है हम लोग को, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है, ये सब क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ए सी। देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो ए बी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो है ए सी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जिससे वो टकरा रहा था, ए सी, क्या है, ए सी। और जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है जिसका नाम है सी डी, क्या नाम है, सी डी, वो सब परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। तो यहाँ से पता चलता है कि ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस तरह से आपका हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके ये रिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके ही हम लोग किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी दो इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना बनाएंगे हम लोग, 2 ठो बनाएंगे, ठीक है। जितना एंगल बोलेंगे उतना ही बनाने का जरूरत है, ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सरफेस, ठीक है, सरफेस बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 मीडियम होगा, ध्यान रखना है। पहला वाला को मीडियम 1 लिए हम लोग जो रेयरर है, और दूसरा वाला को ले लिए मीडियम 2, मीडियम 2 जो डेंसर है, ठीक है। अब डेंसर है, रेयरर में स्पीड v1 होगा और डेंसर में जो स्पीड होगा v2 होगा। अब यदि रेयरर है तो वहाँ पे स्पीड जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो डेंसर है वहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। अब इंसिडेंट रे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे बना दिए। अब इंसिडेंट रे जब बनाए तो हमको पता है कि वो नॉर्मल के और डेविएट होगा, क्योंकि डेंसर है तो बस उसको उसके और भेज देना है, तो बस नॉर्मल की ओर भेज दिए हम लोग। दूसरा रे सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, दूसरा रे सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरा मीडियम में क्यों गया ये, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही प्रूफ कर रहे थे, ध्यान में है कि दूसरा मीडियम में जाएगा ही जाएगा। तो उधर से रे आया इंसिडेंट रे, कौन सा रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, ध्यान रखना, इंसिडेंट रे आ रहा है। दूसरा मीडियम में जाएगा, तो दूसरा मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। तो ये दोनों जो रे है वो कौन सा रे हुआ, एक इंसिडेंट रे हुआ और एक हुआ रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, इंसिडेंट रे हो चुका है, रिफ्रैक्टेड रे हो चुका है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, हमको मेन काम है इंसिडेंट वेव फ्रंट का। जो बना रहे उतना ही डायग्राम बनाने की जरूरत है, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बनाए इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका नाम रखें ए बी, और एक दूसरा क्या बनाए हम लोग, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा, ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिख दिए, अलग मीडियम में जाना है ना, तो रिफ्रैक्टेड होगा। तो 2 वेव फ्रंट बन गया, एक का नाम हो गया ए बी और एक का नाम हो गया सी डी। सेम उसी तरह जब हम लोग एंगल का बात करेंगे तो सरफेस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, आई बनाएगा, और ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कितना बनाएगा, आर बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या गौर करने वाला बात है सर, तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाला जो बात है कि हम लोग ये जो ए वाला वेव फ्रंट है, यहाँ से जब वो मूव करके जा रहा था इधर, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए डी, तो ये अलग मीडियम में ट्रेवल किया, वहाँ पे स्पीड जो है वो कितना है, v2 है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हुआ v2 इंटू टी उस समय के बाद, ठीक। और यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ b से c, जो उसी मीडियम में था, तो उसी मीडियम में था और वो हम लोग रेयरर मीडियम लिए थे, तो वहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो होगा v1t। और साफ साफ पता चल रहा है कि v1t जो होगा बड़ा होगा v2t से, क्योंकि वो रेयरर मीडियम है तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, तो वहाँ डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा, मतलब ज़्यादा ट्रेवल होगा। इसीलिए देखिए v2t जो दिख रहा है छोटा है और v1t जो है वो क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। बस यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो आपको साइन आई बनाना है और साइन आर बनाना है। ट्रायंगल ए बी सी लीजिए जिसमें साइन आई बनाएंगे हम लोग। तो ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग के पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। साइन आई सर कितना है, देखिए सर साइन आई, यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। बस यही एंगल डायग्राम बनाना है आपको और सबके बारे में लिख देना है। ए बी जो होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, सी डी जो होगा वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट ए बी ये सी डी। अब साइन आई बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन किसी का भी एंगल लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं पी बाई एच। तो पी कितना दिख रहा है, जो 90 के जस्ट ऑपोजिट होगा तो उसको एच बोलते हैं, और पी कितना होगा तो आई के जस्ट सामने जो दिख रहा है वो क्या हो गया, बी सी बाई ए सी हो गया। अब देखिए बी सी जो है वो कितना है, V1t है। तो साइन सी का साइन आई का वैल्यू कितना हो गया, V1t डिवाइडेड बाई ए सी। सेम इसी तरह यहाँ पर साइन आर निकालेंगे हम लोग। नीचे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है वो छोटा सा ये वाला ट्रायंगल,
तो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर जब हम लोग साइन आर लगाएंगे तो पी बाय एच होगा यहाँ पर भी। तो पी जो है वो कितना है, आर के सामने जो है वो है ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। ए डी जो है वो कितना है, वी टू टी है डिवाइडेड बाय क्या है, ए सी। अभी दोनों का जब रेशियो लेंगे साइन आई बाय साइन आर, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और जब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो साइन आई बाय साइन आर आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर आएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये जो V1t डिवाइडेड बाय AC लिखा हुआ है और V2t डिवाइडेड बाय AC लिखा हुआ है, ये V1t, एक मिनट, V1t बोल रहा है, ये AC और AC कट जाएगा, V1t, ये जो AC है और AC है वो कट जाएगा, और T और T भी कट जाएगा, आपके पास V1 बाय V2 आ जाएगा। और V1 बाय V2 यदि आया तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V1 बाय V2 आ रहा है, मतलब वहाँ पे μ2 बाय μ1 हो जाएगा। मतलब साइन आई बाय साइन आर क्या हो गया, यहाँ पर μ21 हो गया, μ21 हो गया, और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट। तो क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। तो लास्ट में वही स्टेटमेंट लिख देना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी, देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरह से आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रूफ हो गया। समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा जो प्रूफ होता है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन एट किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल सरफेस मीडियम इज रेयरर टू डेंसर। मीडियम क्या है, रेयरर से डेंसर है। तो इधर वाला मीडियम है रेयरर और इधर वाला जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है। कंसीडर करना है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं हम लोग ओ पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। पहले इमेज बना लेते हैं, डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। इस सरफेस है मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट को रखें। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट गया, इधर जाना चाहिए था नॉर्मल की ओर, लेकिन रेयरर से डेंसर जा रहा है, मतलब नॉर्मल से दूर ना जाके नॉर्मल की ओर जाएगा क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है। तो यहाँ पे बन गया इमेज ई हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या एंगल बना उसके बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से था। यहाँ पर क्या किया, बहुत एक छोटा सा पॉइंट लिए पी डैश। यहाँ पर क्या था, पी और पी डैश जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास है, ठीक है। दोनों क्या है, पास है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब एंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था वो एंगल बना रहा था अल्फा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बना एंगल उसको बीटा, और जो यहाँ पर एंगल बना उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, गामा, ठीक। तो अल्फा, बीटा और गामा, तीन तरह का एंगल बना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑपोजिट साइन में, जिधर इंसिडेंट रे जा रहा था उसका ऑपोजिट में है तो माइनस में होगा, यदि उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस में होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, प्लस में, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर तक का जो वैल्यू है वो आर हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ओपी डैश है, इमेज डिस्टेंस जो है वो आईपी डैश है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सीपी डैश है। ओपी डैश, आईपी डैश और सीपी डैश तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब बात आ रहा है स्नेल्स लॉ लगाने से सर क्या बेनिफिट होगा। देखिए स्नेल्स लॉ लगाने से यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा, हम लोग को अल्फा, बीटा और गामा में एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अल्फा, बीटा, गामा में एक रिलेशन मिलेगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू आई साइन आई बराबर म्यू आर साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू आई साइन आई बराबर म्यू आर साइन आर। बस उसी का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और उसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे कि जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो हम लोग के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर फॉर स्मॉल एंगल, और पैरेक्सियल रे साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। क्वेश्चन है कि म्यू वन म्यू टू तो ठीक है सर, एक में म्यू वन था एक में म्यू टू था, आर और आई कौन कौन है। तो देखिए आई जो होता है नॉर्मल के साथ जो फॉल करता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ई वाला जो एंगल है वो मेरा आई है। तो ट्रायंगल का यूज करके हम लोग कि ई अल्फा है, ई बीटा है और बाहर वाला एंगल जो है वो आई है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, आई हो गया। ठीक, सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर प्लस जो गामा होगा, सर आर प्लस गामा कौन सा होगा, कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं सर आप, तो हम बात कर रहे हैं इस एंगल का, यहाँ पर जो एंगल बना जो कितना बनेगा, आर बनेगा। तो आर प्लस गामा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आर को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, बीटा माइनस गामा। हम लोग का क्या था, म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, यहाँ पर आई का वैल्यू पुट करेंगे और आर का, आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और आर का जो वैल्यू वो कितना है, बीटा माइनस गामा। तो म्यू1 आई की जगह हो गया अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह हो गया बीटा माइनस गामा। पैरेक्सियल रे के लिए अब सोचिए, टेन अल्फा जो है वो नियरली क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा जो है वो नियरली क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और टेन गामा जो है नियरली क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसका यूज करते हुए हम सबका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम क्या लिखे थे, एम, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एम पी डैश डिवाइडेड बाय ओ पी डैश, मतलब एम पी डिवाइडेड बाय ओ पी डैश हो गया। टेन बीटा सेम उसी तरह एम पी बाई सी पी हो जाएगा, और टेन गामा एम पी बाई आई पी हो जाएगा। टेन अल्फा अल्फा हो गया, टेन बीटा बीटा हो गया, और टेन गामा गामा हो गया। सबका वैल्यू अल्फा बीटा और गामा सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास आएगा म्यू2 वाला हम लोग को प्रूफ करना है। तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू1 अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा की जगह आया, बीटा की जगह आया म्यू2, आर जो था वो क्या था, बीटा माइनस गामा था, ये था अल्फा प्लस बीटा और ये था बीटा माइनस गामा। सबका वैल्यू पुट किए। अब साइन के साथ जब हम सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पहले तो एम पी डैश सब में है तो उसको कॉमन लेके काट देंगे, तो एम पी डैश को कॉमन लेके काट दिए। अब साइन के साथ सबका वैल्यू पुट करते हैं, ओ पी डैश मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, सी पी डैश मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर हो गया, सी पी डैश फिर से रेडियस होगा, और आई पी मतलब इमेज डिस्टेंस जो उसी साइड में है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई आर बराबर म्यू2 बाई आर माइनस म्यू2 बाई वी हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, म्यू2 बाई आर जो है और म्यू1 बाई आर जो है इसको एक साथ लिख देते हैं, और ये जो दोनों टर्म है इसको एक साथ लिख दिए, तो ई उधर चल जाएगा, तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। रेयरर टू डेंसर के लिए ये फॉर्मूला हो गया, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई आर बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। याद रखने के लिए किस तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला को, कि हम जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाते हैं, जैसे ही म्यू1 था और हम गए म्यू2 में, तो पहले म्यू2 लिखेंगे और उधर ही इमेज डिस्टेंस होगा और इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया आपका प्रूफ। अब इसी का यूज करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करते हैं, और आप उसी का यूज करते हुए लेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो सर बता दीजिए ना, प्रूफ कर सकते हैं तो एक बार बता देते तो ज़्यादा सही होता, हम लोग लिख कर आ जाते। ठीक है, बता देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है, ठीक है, किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, पहले स्टार्टिंग से समझते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करना है हम लोग को। लेंस मेकर फार्मूला, ध्यान रखना है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस लेते हैं कि लेंस जो होगा वो थीन होगा, हम लोगों के पास लेंस जो होगा वो क्या होगा, थीन होगा। दूसरा, दोनों साइड का जो मीडियम है वो क्या है, सेम है, म्यू1 है। लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं हम लोग, जो ई है इसका जो मीडियम है वो कितना है, म्यू2 है। अब यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि इधर से जब ऑब्जेक्ट आया तो उसका इमेज तो बनना चाहिए था पहले, मतलब जहाँ पर हम लोग चाह रहे थे वहीं पर बनना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट होगा। क्यों डेविएट होगा, बनना चाहिए था इधर, लेकिन जब हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अवे हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है कि डेंसर से रेयरर और रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो इसका जो इमेज है वो बनना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन वो जब इससे टकराएगा नॉर्मल से, उसको दूर जाना है, तो नॉर्मल तो यहाँ पर बना, इसका ध्यान देना, नॉर्मल यहाँ पर बना, यहाँ इस सरफेस पर, तो इससे दूर जाने के चक्कर में उसका जो इमेज होगा वो यहाँ बन जाएगा। पहले तो ये हो गया डायग्राम,
ये पहला सरफेस से हुआ सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सरफेस से हुआ, पहला सरफेस के बाद दूसरा सरफेस से। तो पहला सरफेस में जब वैल्यू लेंगे हम लोग तो क्या लेते हैं, म्यू मतलब यू। दूसरा सरफेस के लिए जब वैल्यू लेंगे तो पहले I1 बनना चाहिए था, मतलब I डैश, तो उसको हम लोग V1 मान लिया, और लास्ट में जो बना उसको हम लोग V लिए हैं, जो लास्ट में बना उसको क्या लिए, V। अब दो तरह का सरफेस था, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस। तो पहला सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको R1 लिया, और दूसरा सरफेस जो है उसको हम क्या ले लिए, R2 ले लिए, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन 2 स्टेप में होगा, जो हुआ है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान रखना है, क्या लिखना है इसको ध्यान देते हैं। एक नॉर्मल इधर था, एक नॉर्मल इधर। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 क्रिएट इमेज I1, 1 का जो इमेज बनेगा वो I1 बनेगा, या फिर I डैश लिख सकते हैं, ठीक होगा। अब जो I1 है वो दूसरा सरफेस के लिए, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 विच फॉर्म द फाइनल इमेज I, जो फाइनल इमेज बनाएगा I। अब फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U है, इमेज डिस्टेंस जो है वो V1 है। अब फर्स्ट सरफेस के लिए लगा रहे हैं हम लोग फार्मूला, तो क्या होगा, हम अभी बोले थे जिधर से इधर जाएंगे उसका यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं 1 से 2 में, तो μ2 बाय V, ठीक है, μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया V1 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इमेज मतलब पहला हो गया यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, और उसके बाद V क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, पहला R होता है तो R1 हो गया, ध्यान देना है। μ2 डिवाइडेड बाय था फॉर्मूला का V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय था U, बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। अब सेकेंड सरफेस के लिए याद कीजिए, तो जो V1 था वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं 1 में, 2 से जा रहे हैं 1 में। तो पहले किसको लिखेंगे, μ1 को डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस तो जो V है माइनस μ2 डिवाइडेड बाय V1 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बराबर μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2 दूसरा सरफेस के लिए। ये हुआ इक्वेशन 2 और ये हुआ मेरा इक्वेशन 1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो μ2 V1 जो यहाँ पे दिख रहा है और μ2 V1 यहाँ पर दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा μ1 बाय V माइनस म्यू, एक मिनट यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला सरफेस के लिए हम लोग क्या लिखें, 1 से 2 में गए तो μ2 बाय V1 इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक, पहला इक्वेशन हुआ। इसके लिए क्या लिखेंगे, जब 2 से 1 में गए तो μ1 डिवाइडेड बाय इसका इमेज डिस्टेंस V माइनस μ2 डिवाइडेड बाय V1 बराबर μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। ये हुआ इक्वेशन 2। अभी दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग के पास है μ2 बाय V1 वाला पार्ट और μ2 बाय V1 वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। तो एक बचेगा मेरे पास μ1 बाय U और एक बचेगा μ1 बाय V। बस इसी को हम लोग लिखेंगे और हम लोग के पास जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को ऐड किए तो बचा μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U, दोनों का सम यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम गौर करते हैं तो μ2 माइनस μ1 हम कॉमन ले लिए, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय R1 और यहाँ पे माइनस 1 बाय R2 बच जाएगा। और इधर तो जो था वो है ही, इधर से μ1 कॉमन लिए तो बचा 1 बाय V माइनस 1 बाय U बचा हुआ है। तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U जो है एक तरफ रख दिए और μ2 माइनस μ1 की ओर लेके चल गए μ1 को, और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 तो है ही मेरे पास। तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U बराबर क्या हो गया हम लोग के पास, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1, तो साथ साथ में क्या बचा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। बस यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको और थोड़ा सा डिराइव करके हम लोग और थोड़ा लिख सकते हैं स्पेशल केस में, कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग का इनफाइनाइट पर होता है, ऑब्जेक्ट जब हम लोग का इनफाइनाइट पर होता है, मतलब U हो गया आपका इनफाइनाइट, और U यदि इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब V जो होता है वो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। V जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, F पर हो जाएगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। बस अब वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं कि 1 बाय V की जगह हो गया आपका 1 बाय F माइनस U की जगह हो गया 1 बाय इनफाइनाइट। बाकी इधर तो सेम टू सेम है मेरे पास, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो 1 बाय F बराबर आ गया μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखना है, ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। और यदि ये आपको याद है तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं,
आपको लेंस फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलेंगे सर लेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ से, तो लेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा यहीं से ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल वाला याद करने का जरूरत नहीं है, हम तो कहीं से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो इक्वेशंस है जिसको हम इक्वेशन 3 बोल रहे हैं और ये जो इक्वेशन 4 है इसको ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि RHS वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का यदि सेम है तो इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से 3 और 4 का यूज करके हम बोल सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर हुआ 1/f, और यहाँ से आ गया आपका थिन लेंस फार्मूला। इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ध्यान रखिएगा ये सब जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बड़ा वाला क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा।